नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आज पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी लाभार्थियों से मुखातिब हुए। राज्य की तरफ से इस स्कीम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। तो वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के मंत्रियों के खाद्य से क्षेत्र से अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर जगह हर तरह की सुविधा हो रही है, यही हमारा प्रयास हो। यह हमारा पिछले 7 साल से प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को यूपी प्रवास के दौरे पर अवध से ब्रज तक चुनावी मंथन करेंगे। 7 अगस्त को लखनऊ में सरकार व संगठन को चुनावी एजेंडा सौंपने के बाद 8 अगस्त को आगरा में चुनावी बिगुल बजाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो नवनिर्वाचित जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के सम्मेलन में उन्हें चुनाव में बूथ प्रबंधन को लेकर प्रचार प्रबंधन तक के गुर सिखाएंगे। दोपहर 3 बजे से प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इसके बाद 8 अगस्त को नड्डा आगरा में ब्रज क्षेत्र और क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों की चुनावी बैठक लेंगे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और पोर्नोग्राफी के आरोपी व्यवसायी राज कुंद्रा को अभी जेल में ही रहना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने और तुरंत रिहा करने की याचिका ठुकरा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है, जिसमें निचली अदालत ने 20 जुलाई को राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कुंद्रा और रेयान थोरपे के मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिमांड ऑर्डर को चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी। व्यवसायी कुंद्रा को उनके एक सहयोगी रेयान थोरपे के साथ 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी वीडियोग्राफी बनाने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्होंने तर्क दिया है कि विचाराधीन सामग्री पोर्नोग्राफी नहीं थी और इस तरह की सामग्री OTT प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। गोल्फर आदिति अशोक ओलंपिक मेडल से चूक गई हैं, जिससे उन्होंने बेहद दुख प्रकट किया है और किसी और टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहकर आदिति अशोक को दुख नहीं होता, लेकिन यह ओलंपिक था। भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यह भारतीय गोल्फर ने कहा कि यहां चौथे स्थान पर रहकर खुश होना संभव नहीं है। वहीं शुक्रवार रात दूसरे स्थान पर काबिज अदिति चौथे और आखिरी दौर के बाद 3 अंडर 68 और कुल 15 अंडर 269 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर खिसक गई। उन्होंने कहा कि किसी और टूर्नामेंट में मुझे खुशी होती, लेकिन ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहकर खुश होना मुश्किल है। टोक्यो ओलंपिक का 16वां दिन है। भारत की गोल्फर अदिति अशोक मेडल जीतने से चूक गई। वो महिला गोल्फर स्ट्रोक प्ले में चौथे स्थान पर रहीं। अदिति अशोक के प्रदर्शन पर भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं तो यही कहूंगा कि जो परफॉर्मेंस अदिति अशोक ने दी है, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्रिएट करी है उस लड़के ने कि भी 4th फिनिश करा है गोल्फ में। गोल्फ इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में, बड़े सालों के बाद। 2020 में
जो अदिति अशोक ने करा है, बड़ी होप्स क्रिएट करी हैं यंग बच्चों के लिए कि भी उन्होंने फोर्थ फिनिश करा है और बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडियन गोल्फ को जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो रिक्वेस्ट की गई है सरकार को कि हमारे देश में पब्लिक ड्राइविंग रेंजेस और खुली जाए, जहाँ बच्चों को, कोई भी किस्म के बच्चे हो, उनको चांस दिया जाए कि भी गोल्फ में वो कोशिश करें। नॉर्मली हर शहरों में क्लब्स होते हैं जहाँ बड़े मेंबर्स होते हैं तो उनको पूरा चांस नहीं मिल सकता, इसलिए पब्लिक ड्राइविंग रेंजेस जहाँ खुलेंगी वहाँ बच्चे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा होने के बाद गोल्फ कोर्स पे आ सकते हैं जहाँ वो खेलना सीख सकते हैं अच्छी तरह और अपने ड्रीम और अपने। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब राजीव गांधी खेल रत्न नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न होगा। और इस फैसले के बाद से ही कांग्रेस नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष के हल्ले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर हो या लेह हो, लद्दाख हो, एक विधान एक निशान का खुशनुमा माहौल बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और केवल ये एक विधान एक निशान का खुशनुमा माहौल ही नहीं बल्कि कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी आंखों में खुशी, उनकी जिंदगी में खुशहाली के माहौल को एक साफ तरीके से प्रदर्शित करता है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लेह हो, करगिल हो, उन तमाम जगहों पर वो तमाम जो तरक्की के और जो विश्वास के माहौल थे वो कहीं न कहीं रुके हुए थे। 370 उसमें एक बहुत बड़ी बाधा थी। उसके खात्मे के साथ साथ लोगों के विकास और लोगों के विश्वास का माहौल। अगर आप लद्दाख का देखें तो 370 के बाद बहुत पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग थी, उस मांग को जो है वो मोदी सरकार ने पूरा किया। जोजिला टनल की बात हुआ करती थी, हमेशा हुआ करती थी कि साहब क्योंकि कट जा 6 महीने से ज्यादा समय तक जो है वो कुछ इलाके लेह के भी और करगिल के भी कट जाते थे लोग दुनिया से। खाने पीने के भी सामान नहीं मिलते थे, उनको सब्जियां भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन वो जोजिला टनल के जो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है उसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर हो या लेह करगिल हो वो प्रगति की धारा के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ा है। और जो परमिट की व्यवस्था थी, ये चीज हटने से लोगों का जो है वो इस खूबसूरत जगह पर जो है वो पर्यटन भी होगा और लोग जो है वो जाएंगे। देखो ध्यानचंद जी को कौन नहीं जानता कि उन्होंने जो है वो देश की आन बान शान को कितना ताकत दी है, कितना जो है वो उसको जो है वो विश्वास दिलवाया है। तो ये आन बान शान के साथ ध्यानचंद जी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जो और खेल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें जो है अगर उनके नाम से रखा गया तो ये तो सभी लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। सर कल जिस तरह से अब ये कहना कि साहब एक ही परिवार के साथ चाहे खेल हो उसका भी नाम हो, रेल हो उसका नाम हो, रोड हो उसका नाम हो, जेल हो उसका नाम हो, हर चीज जो है एक ही परिवार के नाम से थोड़ी चलेगी। देखो इस देश में लगभग 8 तो नेशनल पार्टीज हैं, उसके अलावा जो है वो 52 स्टेट पार्टीज हैं, लगभग 2600 से ज्यादा जो है वो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देश में तो बहुत पार्टियां हैं। अब आप ये कहिए कि हम सारा जो है वो आप लेके कुछ लोगों को चले गए तो आपने कहा कि सारा विपक्ष चला गया, तो ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन और शुद्ध रूप से जो भी उसमें थोड़े बहुत किसान भी होंगे तो उस किसान आंदोलन को कांग्रेस हाईजैक करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष का चौधरी बनने का प्रयास कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर ऑपोजिशन की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि 25 बिल जो हैं 21 मिनट के अंदर पास कर दिए गए, ये जो सरकार है क्या ऑर्डिनेंस की तरफ बढ़ रही है? क्या इस सरकार का देखिए पहली बात, हम तो मिनटों में नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं घंटों में हो। हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो आधी रात तक चले और जितने भी बिल हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसके डिसीजन में विपक्ष की भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन आपकी शर्तों की सियासत और साथ साथ शर्तों की शरारत और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कई बदलाव देखने को मिले। श्रीनगर में प्रसिद्ध लाल चौक, जहां कभी तिरंगा नहीं फहराया करता था, वहां बवाल मच जाया करता था तिरंगे को लेकर, अब वहां तिरंगा फहरा रहा है। आज वहीं लाल चौक पर घंटाघर तिरंगामय हो गया। इन तस्वीरों को देखकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारा मान है, तिरंगा हमारा सम्मान है और तिरंगा ही हमारा स्वाभिमान है। 135 करोड़ देशवासियों के दिल में, हृदय की धड़कन में तिरंगा झंडा बसता है और 15 अगस्त से पूर्व पूरे जम्मू कश्मीर में कोने कोने में तिरंगे झंडे बड़ी शान से यहाँ लहराए जा रहे हैं। लाल चौक, घंटाघर, clock tower is just illuminated with the tricolor lights. It's a glorifying movements. These are the golden movements that historic Lal Chowk in Kashmir Valley is illuminated in the colors of our national flag, Tiranga. People in Jammu and Kashmir love India. The people in Jammu and Kashmir love our national flag, tricolor Tiranga. The Tiranga lies in the heartbeats of people of Jammu and Kashmir. For last 35 years, Pakistani terrorists repeatedly tried to bleed Lal Chowk. They tried to decimate the clock tower. तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के कई नेता अब एक मंच पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, शुक्रवार को जंतर मंतर पहुंचकर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन उन्होंने किया। हालांकि इस दौरान बसपा और आप नेता मौजूद नहीं रहे। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाई, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना है, आम आदमी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, वो नहीं थे, और जिन्हें किसानों का समर्थन करना है वो लोग वहां पर थे। हम किसान कानूनों के विरोध में, किसान आंदोलन के साथ थे, हैं और रहेंगे। यहाँ पर भी मैं राकेश टिकैत को ही समर्थन कर। निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद आई है, ये एक साजिश के तहत संसद की गरिमा को खत्म करना चाहते हैं। 2014 से पहले भाजपा कहती थी कि संसद चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है, और आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संसद चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को न संसद में भरोसा है, न संविधान में भरोसा है, न चर्चाओं में भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने सबसे पहले संसद में पेगासस पर चर्चा को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं करती। हमें संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर आपको सही में चर्चा करानी थी, शुरू में करा देते ना चर्चा। और ये जो आपने 20-25 बिल 15-20 मिनट में निकाले हैं, ये तो सरकार चाहती है कि किसी बिल पे चर्चा ना हो, क्योंकि जब चर्चा होती है तो सरकार को लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, फिर उनके पास जवाब नहीं बचता है। सरकार के लिए तो बहुत फायदे की बात हो गई, जल्दी जल्दी बिल पास कर दो, क्योंकि ये तो किसी भी प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते। स्थायी समितियां या स्टैंडिंग कमेटियां हैं, उनको पंगु बना दिया है। चर्चा पार्लियामेंट में होती नहीं है। जिस विषय पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है वो विषय आप आगे आने नहीं देते हो। मैं तो यही कह रहा हूं कि जैसे मनीष तिवारी जी ने लिखा कि इतनी बड़ी पार्लियामेंट बनाने की जरूरत ही क्या है, नहीं, जब आपको पार्लियामेंट की प्रक्रियाओं से और उसके तौर तरीकों पे कोई विश्वास ही नहीं है। देखिए साहब, किसी भी स्कीम का या किसी भी कार्यक्रम का नाम क्या होना चाहिए, ये सरकार के दायित्व में आता है। और ठीक है, आपने राजीव जी का नाम हमने इसलिए रखा था क्योंकि उनका खेलों के प्रति एक समर्पण था। उन्होंने अपनी जब सरकार चलाई थी खेलों में काम बहुत किया था। जो 1982 के एशियाड खेल हुए थे उसमें बड़ा बढ़िया काम करके उन्होंने अच्छे खेल जो है दिल्ली में किए थे। इसलिए एक भावना थी कि उनके नाम पर भी खेल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई पुरस्कार हो, बिकॉज मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ऑलरेडी उस समय भी राष्ट्रीय स्तर का जो सबसे प्रमुख पुरस्कार होता था वो चल ही रहा था। लेकिन ठीक है, ये सरकार का दायित्व है। सरकार को लगता है कि किसी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, वो भी मेजर ध्यानचंद, जिसका नाम सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। आज की जनरेशन भले ही उनको न जाने उतना, लेकिन हॉकी के शायद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। उनके नाम पर आपने इस स्कीम को किया है, अवार्ड सेरेमनी को किया है, तो बहुत बढ़िया बात है। लोगों का ये कहना है कि अगर आपने एक ये प्रिंसिपल बनाया है कि खेल से संबंधित चीज़ों में खिलाड़ियों के नाम जुड़ें, तो स्टेडियम भी फिर खिलाड़ियों के नाम पर होने चाहिए।
आप ये नहीं कह सकते कि जहां कांग्रेस के नेताओं के नाम जुड़े हैं वहां तो हम एक तर्क इस्तेमाल करेंगे और जहां खुद हमारे नाम जुड़े हुए हैं वहां हम किसी और तर्क का इस्तेमाल करेंगे। सरकार में भी नीतियों में या तौर तरीकों में या काम करने के तरीके में एका होनी चाहिए उनकी सोच में, और यहां एका नहीं है। इसलिए लगता है कि आपने केवल राजीव जी का नाम हटाने के लिए। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। तो बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर के माध्यम से मांग की है कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना की जाए। उन्होंने कहा कि यह मांग बसपा शुरू से ही करती आ रही है। वहीं इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा इसका संसद के अंदर और बाहर भी जरूर समर्थन करेगी। इस पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 2015 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव के पहले उन्होंने रैपिड सर्वे कराया था और उस रैपिड सर्वे में 4% आबादी SC/ST की घटा दी थी और OBC का सर्वे कराया था और 4% उसमें बढ़ा दी थी। तो वो रैपिड सर्वे सही नहीं हुआ था। तो जनगणना तो ये तो सही है, चूँकि समाज में जाति विद्यमान है, अलग अलग समाज की जातियों का जनगणना होनी चाहिए और ऐसा नियम भी है। लेकिन होता ये है कि तमाम जगह पर कुछ जातियां पाई जाती हैं और उनका जनगणना के समय पे जो जनगणना करने जाते हैं वो कभी कभी जिक्र नहीं करते या पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं करते। तो मायावती जी ये डिमांड कर रही हैं, तो इस पर जो भी सरकार निर्णय करेगी उस सरकार के निर्णय के साथ हम हैं। लेकिन उनका पार्लियामेंट को विपक्ष ने, जिसमें TMC भी शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा को एक तरीके से हैक कर रखा है ये लोग और चलने नहीं दे रहे हैं। जिन बिलों पे महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए सरकार बार बार कहती है और लोकसभा के स्पीकर और विधानसभा और उसमें राज्यसभा के भी सभापति जी बार बार कहते हैं कि हम चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आप चर्चा करिए। लेकिन ये लोग चर्चा नहीं करते, सिर्फ हंगामा करते हैं। और जब बिल वगैरह कोई आता है उस पर जब बात करनी होती है तो हो की आवाज़ लगाते हैं। मतलब मुंह से शब्द नहीं निकालते, केवल चिल्लाने की आवाज़ निकालते हैं। पूरी तरीके से संसद के अंदर इन लोगों ने एक जंगल राज जिसको कहा जाता है, तो विपक्ष ने एक जंगल राज की तरीके से वहाँ पर हरकतें करने का काम कर रहे हैं। और ये जो ब्लेम लगाते हैं बिल का, गलत लगाते हैं। जब बिल पेश होता है तो बिल पेश होने पर बहस के लिए उन लोगों को आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष जी और सभापति जी कि फला लोगों का नाम उसमें रहता है, जो लोग भी इस पर चर्चा के लिए नाम लिखे। उसमें विपक्ष के लोगों के भी नाम होते हैं और वो बोलते हैं, कहा जाता बोलो, तो बोलते भी नहीं है, वो हल्ला केवल किया करते हैं। उनका नाम जब पुकारा जाता है कि आप अपनी बात पे चर्चा पे आइए, तो वो चर्चा पे खुद खड़े नहीं होते। और अगर एक आध कोई चर्चा पे खड़ा होता है तो वो भी केवल शोर मचाते हैं और कहते हैं कि हम बिल पर बोलेंगे, लेकिन बिल पर बोलते नहीं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, दूसरी बातें शुरू कर देते हैं, बिल पर कोई बात ही नहीं करने का काम करते हैं। तो जानबूझ करके पूरे लोकसभा और राज्यसभा को विपक्ष ने हैक कर रखा है पूरी तरीके से। और चूँकि बिल पास होने हैं तो बिल पर बाकायदा बुलाया जाता है, उस पर चर्चा भी होती है, सत्ता पक्ष उस पर अपना चर्चा करता है, अपनी बात को रखता है, विपक्ष के लोगों को भी उस पर बुलाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस सदन में मुझे एक दिन भी जो है विपक्ष के बड़े लीडर जैसे कांग्रेस के राहुल जी हैं, वो भी लोकसभा में आकर के चर्चा क्यों नहीं करते। बाहर केवल मीडिया में हंगामा कर रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग हंगामा केवल कर रहे हैं, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। चर्चा करें ना, जनता देख रही, वो जहाँ से चुनाव जीत करके आए वहाँ की जनता भी नाराज़ हो रही है और पूरा देश इस बात से नाराज़ हो रहा है कि सदन के अंदर एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए,
लोग चूँकि लाइव टेलीकास्ट होता है, राज्यसभा और लोकसभा का की जो भी चर्चा है वो लाइव टेलीकास्ट होती है। लाइव टेलीकास्ट होने पर और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की विदाई का वक्त आ गया है। और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी फंस गई। सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े सपने दिखा करके, रोजगार के सपने दिखा करके, किसानों को बड़े बड़े सपने दिखा करके, नौजवानों को सपने दिखा करके, पिछड़े और दलितों को सपने दिखा करके सरकार में आ गए। अब जब उसी सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाते हैं तो अब मुख्यमंत्री जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री जी, जिस रास्ते से सरकार आपकी आई थी उसी रास्ते से अब सरकार आपकी जाएगी। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि भगवान राम को राजनैतिक तौर पे और व्यावसायिक तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती रही। भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम कण कण में हैं, रोम रोम में हैं। भगवान राम के नाम पर नदियाँ, खून की नदियाँ बहाने की बात करना खुद भगवान राम के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर भगवान राम के पूरे चरित्र के बारे में पढ़ लेना। देखिए, ये सच वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दिल में बहुत आग है, बहुत नफरत है, प्यार की भाषा न जानते हैं न मानते हैं। इसीलिए शायद स्वतंत्र देव जी छांट छांट के हिस्ट्री सीटर, बलात्कारी, लड़कियों को छेड़ने वाले, रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने वाले, महिलाओं को अपमानित करने वाले लोगों की गैंग बना रहे हैं अपने नेतृत्व में। लेकिन आप किसी तरीके की गैंग बना लीजिए, 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाएगी और आपके दिल की जितनी आग है वो सारी की सारी आग बुझाएगी। देखिए, ध्यानचंद जी के बारे में ये सच है कि उन्होंने देश का नाम दुनिया के सामने रोशन किया, लेकिन बीजेपी सरकार नया कुछ नहीं कर पा रही है। केवल नाम बदल सकती है। आप एक नया पुरस्कार बनाते, उस नए पुरस्कार की राशि रखते और उससे अपने देश के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया के सामने रोशन किया है उनको आप सम्मानित करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी या भाजपा सरकार केवल नाम बदल सकती है। नाम बदलने के अलावा अफगानिस्तान में तालिबान का खूंखार दौर लौटने के साथ ही एक दूसरे धर्म के लोगों के लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में पक्तिया प्रांत में स्थित चमकनी इलाके में गुरुद्वारा थाला साहिब की छत से तालिबान ने सिख के पवित्र ध्वज को निशाना बनाया और साहिब को उतरवा दिया। इस पर सेक्रेटरी एसजीपीसी की तरफ से मोहिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनी काफ़ी एक चर्चा का विषय बना कि अफगानिस्तान विखे एक गुरुद्वारा तलाश साहब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ सरकार ਨੂੰ अपील है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बढ़िया क्वालिटी के 12 किलो हेरोइन बरामद की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत करीब 48 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि हेरोइन और उसका कच्चा माल म्यांमार से पूर्वोत्तर राज्यों में आता था और वहां से भारत के अन्य राज्यों में उसकी सप्लाई की जाती थी। तो वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान से भारत में हीरोइन आने के अलावा म्यांमार से हीरोइन भारत आने के दूसरा बड़ा रास्ता बनता जा रहा है। स्पेशल सेल डीजीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार पिछले समय में पकड़े गए मादक पदार्थ तस्करों से पूछताछ में ये बात सामने आ रही थी कि म्यांमार से उत्तर पूर्वी राज्यों में हीरोइन आ रही है। मणिपुर से हीरोइन बरेली यूपी पहुंचती थी। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार के पटना में जातीय जनगणना के साथ साथ कई अन्य मुद्दों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता शनिवार को बिहार के सड़कों पर उतरे और धरना प्रदर्शन के दौरान जातीय जनगणना कराए जाने के और आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने के लेकर मंडल आयोग अनुशंसा लागू करने से संबंधित उन्होंने मांग की है। वहीं प्रदर्शन के बाद इन मांगों का ज्ञापन सभी जिलों के जिला अधिकारियों के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को इसी तैयारी में जुटे हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि हम लोग जातीय गणना की मांग पर अड़े हैं और ये होनी चाहिए। जगदानंद सिंह ने बताया कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद का ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, प्रक्रिया जारी है। प्रजातंत्र में जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह उसे अपना रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय जनता दल प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहा है। और यह ज्ञापन इसलिए है कि जातीय जनगणना हो। जब कभी भी सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद होती है तो लोग उसे जातिवाद का नारा और जातिवाद करार देते हैं। यह बेईमानी है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जो कि खुद को पिछड़ा बोलते नहीं थकते, उनसे उम्मीद है कि बीपी मंडल आयोग की शेष संस्थाओं को लागू करें, बैकलॉग सिस्टम लागू करें और जातीय जनगणना कराकर यह बतावें, यह लोगों को जानने दें कि किस जाति के लोग भिखारी हैं, किस जाति के लोग भूमिहीन हैं, किस जाति के लोगों की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक अवस्था बहुत खराब है, ताकि उनको एलोकेशन करने में, उनके लिए सुविधा व्यवस्था करने में सुविधा हो और देश के लोगों को भी संतुष्टि हो। क्या लगता है, मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है या फिर नीतीश किस तरह से कर रहे हैं सरकार में रह करके, वो आप लोग के साथ हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि हिचकिचाहट क्यों है जातीय जनगणना करने में। अब मैंने कहीं तो गड़बड़ी जरूर है जिसकी वजह से बड़े लोग हिचकिचा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अब जब कभी भी हक और हुकूक की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, तो ये बताया जाता है कि ये जातिवाद कर रहे हैं, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वहीं पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बरनाला में एसएसपी दफ्तर में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में बनाए गए शहीदी स्मारक पर पहुंचकर उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों की शहादतों को नमन किया। इस दौरान डीजीपी गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान और बाहरी ताकतें पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं बेअदबी मामले में बोलते हुए डीजीपी ने कहा कि मामले में बचे हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त देश के लिए खास दिन है और इस दिन प्रदेश में किसी प्रकार का माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही डीजीपी ने बरनाला पुलिस और एसएसपी संदीप गोयल की कोरोना काल में सेवाएं और नशे से संबंधित प्राप्तियों को लेकर प्रशंसा भी की है। देखो, जिवें मैं जिक्र किया हुणे तो एक बड़ा हंबलिंग एक्सपीरियंस है। एक साडे जिवें मैं दसिया कि पंजाब पुलिस ने बहुत वड्डी गिनती दे विच शहादतां दित्तियां। कोई भी पुलिस फोर्स दुनिया विच इहो जी नहीं है जिन्हें कि इस लैवल दियां शहादतां दित्तियां। 1800 के करीब साडे पुलिस अफसर, पुलिस जवान, SPOs, होमगार्ड
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ याद दे विच जो भी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।